नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो कर्नाटक के चुनाव है। कर्नाटक के चुनाव में विशेषकर जो इस दौर में जो बातें शुरू हुई, जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के समान बजरंग दल को भी बैन करने की बात करी कि अगर हम सत्ता में आए तो पीएफआई को, बजरंग दल को बैन कर देंगे। क्या जरूरत थी इनको ये सब कहने की? क्योंकि बजरंग दल कोई पीएफआई की तरह आतंकी संगठन नहीं है। वो एक हिंदुओं का संगठन है जिनके कुछ अपने उद्देश्य हैं, जो विधर्मियों से अपने लोगों की रक्षा करता है। वो कोई बम नहीं बनाता, जगह जगह बम विस्फोट नहीं करता, वो सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाता, लोगों को ऐसा नहीं भड़काता। वो सिर्फ अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि ऐसे राज्यों में जहां विपक्ष शासित राज्य हैं और जिन राज्यों का, जिन सरकारों का या जिन पार्टियों का काम सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करना है, तो उन राज्यों में क्योंकि सरकारें तो पूरी बायस्ड हो जाती हैं हिंदुओं के प्रति, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, या जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या तमिलनाडु तक में। और केरल की तो खैर बात ही और है। केरल का तो आप सब लोग किस्सा देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनको क्या जरूरत थी इस समय, क्योंकि जी तो कर्नाटक में कांग्रेस रही है। इसमें तो अब तक के जो परिणाम दिख रहे थे, क्योंकि जो बोमई साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इतने डायनेमिक नहीं है कि हर चीज़ का जवाब दे सकें या अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको सामने ला सकें। और कुछ जो बीजेपी से जो लोग गए हैं, बीजेपी को छोड़ के गए हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया है, उसका भी फर्क पड़ रहा था। और इस बात की पूरी संभावना थी कि कांग्रेस जीत सकती है। मतलब स्पष्ट बहुमत तो खैर नहीं लाएगी कांग्रेस, क्योंकि जनता दल जो सर्कुलर है कुमार स्वामी का, तो फिर पुराना प्रयोग करके वो सरकार बना सकते थे, जैसे पहले भी 2018 में उन्होंने किया था। इस बार हो सकता है उनको ये डर रहा हो कि अगर हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर कुमार स्वामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाएगा। खैर, ये तो इस दौर की बात हुई। इससे पहले जो प्रचार चल रहा था वो सिर्फ मोदी जी को गाली देने में चल रहा था। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनके परिवार का जैसे मनमोहन सिंह थे पपेट, वैसे ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पपेट है। तो वो जहरीला सांप बता करके लगे हुए थे। और उनका जो बेटा है वो अलग ऐसी बातें कर रहा था और फिर ये जस्टिफाई भी कर रहे थे। मोदी जी पे फर्क तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता गाली देने से। अब गालियां वही लोग देते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनका जो राजनीतिक रूप से, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं वो गालियां देते हैं। आप कोई भी उदाहरण उठा के देख लीजिएगा। और अभी जो है सेंचुरी होने वाली है मोदी जी के गालियां देने की, जो है कांग्रेस की। और बहुत संभव है कि जब तक सेंचुरी हो जाएगी कांग्रेस वैसे खत्म हो जाएगी। जिस हिसाब से कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां दोनों बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी, या मान के चलेगा। तो अब आप देखिए, जब ये मोदी जी को गालियां दे रहे थे तो इनकी नई स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी हंस रही थी, तंज कस रही थी, खुश हो रही थी कि गालियां पड़ी और मोदी जी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे वो? प्रियंका का बनता है, क्योंकि इन गालियों की जो शुरुआत हुई थी उनकी माता जी सोनिया गांधी से ही हुई थी। और उनका भाई तो खैर, उसका तो जो है राहुल गांधी का तो उद्देश्य सिर्फ गाली देना है। उसकी राजनीति ही इस पर टिकी हुई है। कुछ भी राजनीतिक रूप से एक असफल व्यक्ति मोदी जी को गाली दे करके अपनी राजनीतिक यात्रा किसी तरह घसीट रहा है। और आज जो प्रियंका को सामने लाए, कांग्रेस जो प्रियंका को सामने लाई, वो इसीलिए लाए कि इसके बस का कुछ नहीं है। राहुल गांधी एक भी वोट नहीं दिला सकता है, बल्कि अगर खड़ा होगा तो जो और वोट कट जाएंगे। क्योंकि लोग जो देखने जो आते हैं
वो उनके विचारों को देखने नहीं आते हैं, बल्कि उनकी कॉमेडी को देखने आते हैं। तो अब मैं आता हूं फिर बजरंग दल और उनकी रणनीति पे। कांग्रेस शुरू से ही एंटी हिंदू पार्टी रही, और जब तक लोग नहीं समझ पाते थे वो अपनी सत्ता में लगातार रही, 71 तक जो है सत्ता में रही अपने एंटी हिंदू एजेंडे के साथ। इनके जो संस्थापक थे इस पार्टी के, जो पितृपुरुष नेहरू, अगर आप उनको जानते होंगे, किस तरह से सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण पर उन्होंने किस तरह से अड़ंगे डाले, और सरदार पटेल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई लोगों को अपमानित किया। और जब इनका जैसे पटेल साहब का स्वर्गवास हुआ या राजेंद्र बाबू का स्वर्गवास हुआ, तो उसके बाद जो नेहरू ने जो कुछ किया, इनके साथ जो जातियां करी, वो उसके पीछे इनका नेहरू की जो है एंटी हिंदू पॉलिसी थी। उसके बाद भी लगातार अगर आपने देखा होगा, कॉमन सिविल कोड की जगह पर ये हिंदू मैरिज एक्ट लाना, और इस ढंग से ये परंपरा बढ़ती गई। क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है कि एक मुस्लिम वोट को अपीसमेंट के लिए जो है एक थोक में ले लिया जाए और बाकी हिंदुओं को बांट दिया जाए। आपने देखा होगा राहुल गांधी क्या कहता, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वो हिंदुत्व शब्द उसने लाया, और उसका जो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग, जो पूरा इकोसिस्टम है, वो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को बदनाम करता है। तो ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस एंटी हिंदू, कितना एंटी हिंदू है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का नरसंहार किया। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरे देश में सिखों का नरसंहार किया। ऐसे कई इनके उदाहरण हैं जहां ये इतने क्रूर हैं, इतने ब्रूटल हैं, और विशेषकर हिंदुओं के प्रति। तो ये इनकी एक रणनीति है, किसी तरह जो है हिंदुओं को पहले टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और बजरंगबली, ये दो नाम हिंदू पुनर्जागरण के प्रतीक बन गए हैं, तो आज इसीलिए रामनवमी की शोभा यात्राओं में, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं में प्रायोजित पथराव होते हैं। और ये पथराव पहले तो पूरे देश में होते थे, लेकिन जब बीजेपी शासित जो सरकारें थी वहां सख्तियां हुई, तो अब विपक्ष शासित राज्यों में होता है, क्योंकि उनको राज्य का पूरा संरक्षण प्राप्त है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, या नीतीश और उनका भतीजा पलटू चाचा और भतीजा तेजस्वी की सरकार हो, या ये अशोक गहलोत की हो, या छत्तीसगढ़ की हो बघेल की, जो कह रहे थे कि हाँ हम भी बैन करेंगे हनुमान जयंती। तो अब इनके सामने ये दो प्रतीक ऐसे हैं जिनका इन्होंने वो करना है, इनको निंदा का पात्र बनाना है। इन नाम के आगे किसी भी तरह जो है इनको घृणा का पात्र बनाया जाए। राम मंदिर में तो आपने सब देखा ही है, कितने सालों से कांग्रेस ने इसमें बाधाएं डाली, राम मंदिर निर्माण नहीं करने दिया। जो इनके सर्वशक्तिशाली वकील थे वो सब इस जो लाखों रुपए एक एक पेशी के लेते, वो सब इसमें लगे हुए थे, राम मंदिर का पुनर्निर्माण ना हो। ऐसी हनुमान जयंती में, क्योंकि हनुमान जयंती इवन आपने देखा होगा जब अशोक का स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर हैं जब वो लगाए गए, तो उस पर भी इन्होंने विरोध किया कि ये शेर, इनका चेहरा हिंसक जैसा है। तो भैया शेर है, शेर का चेहरा शेर जैसे ही होगा, बिल्ली जैसे नहीं होगा। तो हर प्रतीक को ये बदनाम करने पे लगे हैं, इनकी स्थिति खराब करने में लगे। अब देखिए राहुल गांधी विदेशों में जाकर के पूरी दुनिया जानती है कि कौन सा धर्म आतंकवादी है, लेकिन ये वहां जाकर कहता है कि हिंदुत्व, आरएसएस, संघ परिवार, ये बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं। और इसीलिए ऐसे जो जिस ढंग से अपशब्द बोलता है, इसीलिए इसको 2 साल की सजा हुई।
और अभी मुझे जो लगता है कई मामलों में इसको सजा होगी और ये राजनीति ये उठा करके अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके इटली चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति का राजनीति में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हिंदुओं को तोड़े, पहले इनको अलग तोड़े, फिर एक एक करको इनका नरसंहार करे। जैसे ब्राह्मणों के लिए ये ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो अब ये घृणा का पात्र इनका और इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो एकदम पे हिंदू नहीं कहता, हिंदुत्व कहेगा या ब्राह्मणवाद कहेगा या पितृसत्तात्मक। ये वो लोग कहते हैं पितृसत्तात्मक, जिनका अपना घर ही क्या है, उनका समुदाय क्या है, सारी दुनिया जानती है, जहां महिलाओं को जो है संपत्ति माना जाता हो। तो इसके पीछे यही एक कारण है कि ये लोग हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाना चाहते हैं और प्रतीक रूप में जो है ये जो बजरंगबली हैं और भगवान राम है, इनको जो है अपमानित करना चाहते हैं। आप जय श्री राम पर इनके नारे को इन्होंने पहले बता दिया, ये आक्रामक नारा है। बजरंगबली को तो है शुरू से ही इन्होंने माना। तो हर जगह इनका ये प्लानिंग है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और ये प्रवृत्ति विशेषकर सोनिया गांधी के उभरने के बाद हुई। ये चाहते हैं कि अलग जातियां हो जाए और सवर्ण ही बचे रहे हिंदुओं में, दलित अलग हो जाए, ओबीसी अलग हो जाए, जो आदिवासी हैं ये अलग हो जाए, और ये सारे के सारे सवर्णों के खिलाफ हो जाए, और फिर इनका नरसंहार किया जाए या फिर इनको जो है प्रताड़ित किया जाए। जैसे SC/ST एक्ट से जो है सवर्ण प्रताड़ित होते हैं, ऐसे ही इनका एक वो है। अगर क्योंकि हिंदू बड़े सरल हैं, और दूसरा क्या है कि वो इस धंधों में ज़्यादा पढ़ते नहीं है। अगर उन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल पढ़ा होता तो कांग्रेस को एक भी वोट देने का मतलब आप अपनी जनरेशन की बर्बादी के लिए वोट दे रहे हैं। कांग्रेस पर दिया गया हिंदुओं का एक एक वोट अपने आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी के लिए दिया जाने वाला वोट है। खैर, अब कर्नाटक के परिणाम क्या होते हैं तो बाद की बात है, और ये जो इन्होंने अभी चलाया इसका क्या फर्क पड़ता है ये तो 13 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस को समझने का प्रयास हर एक को करना चाहिए। इनकी जो हिंदू विरोधी जो नीतियां हैं, हिंदुओं को कुचलने की जो नीतियां हैं, उस पर हिंदुओं को बहुत ध्यान देना चाहिए। खामखा कर सेकुलरवाद के चक्कर में न पड़े। सेकुलर होना ठीक है, सब बराबर है, लेकिन आप जब कांग्रेस को देखते हैं तो उसको तथ्यात्मक रूप से देखें। हम ये नहीं कहते कि आप किसी और धर्म वाले से घृणा करो, वो भी उतना ही है, लेकिन वो क्यों रेडिकलाइज हो जाते हैं कुछ लोग, वो इन लोगों की वजह से रेडिकलाइज होते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से, या सोशल मीडिया में जो इनके लोग हैं उनकी वजह से, या जो लेफ्ट लिबरल गैंग है जो 75 साल से सिर्फ इसी काम में लगा है, इनकी वजह से ये लोग रेडिकलाइज होते हैं। तो हमें तो हिंदुओं को जो है इन सब तथ्यों, इन जो जितने भी ये वो हैं, इनके ऑक्टोपस के जो हाथ हैं, चाहे वो इतिहास में हो, संस्कृति में हो, पत्रकारिता में हो। अब देखिए आप, राणा अयूब दिन रात यहाँ पर गालियाँ देती, लेकिन यूएन में जाकर के कह रही यहाँ जर्नलिज्म खत्म हो गया, यहाँ जो है पत्रकारिता का कोई वो रह ही नहीं गया। जितने भी ये गैंग है पूरा दिन रात गालियाँ देता है, और एक इन पर कभी फूल की छड़ी भी नहीं लगी। गिरफ्तार होने की बात छोड़िए, और अगर जो राणा अयूब है उस पर अगर चार्जेस लगे तो इसलिए नहीं कि उसने पत्रकारिता गलत करी, पर अगर ऐसा होता तो 2002 से ही ये जेल में होती, जब इसने गुजरात पर झूठी कहानियां लिखी, जो कि इसकी किताब को सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा के फेंक दिया। क्यों किया? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा ये जो इसने चंदा किया विदेशों से NGO के नाम पर, वो डकार लिया, वो अपने बाप को दे दिया, अपने बहन को दे दिया, ये कर दिया। तो अब वो क्योंकि ये उसमें जकड़ी हुई है, तो जो इनका पूरा सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, ये सब इसको उठा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम भारत को 161 की जगह 180वां स्थान पर रख लो, हंगर इंडेक्स में भी 180वां स्थान रख दो, GDP में भी 180वां स्थान रख दो, वो
कोई मानने को तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। सोरोस है जो कह रहा है कि मैं किसी तरह भारत के लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में लाऊंगा, भारत सरकार को अपनी मुट्ठी में लाऊंगा, जो यहाँ के लोगों के जो अधिकार हैं उनको खत्म करूंगा और सरकार मेरे हिसाब से चलेगी। और उसने अपने यहाँ पे एजेंट फैलाए हुए हैं, जो एजेंट आपको अभी ये जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो महिला पहलवानों का धरना चल रहा है, जिन्होंने कल ही बेचारी जो सबसे प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ी है पीटी उषा, उस जमाने की जब पैरों में जूते नहीं हुआ करते, जब कोई सुविधाएं नहीं थे, आज ये तो इनको तो स्पेशल कोच चाहिए होते हैं, घूमने के लिए जगह चाहिए होती। तो इन सब में ये सब लोग जो है ये सब जुड़े हुए हैं। ये कोई वो नहीं है, कोई ऑर्गेनिक वो नहीं है आंदोलन इस टाइप के, ये सब षड्यंत्र हो रहे हैं। तो जनता को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। अब तो 10-11 महीने ही रह गए और इस टाइप की चीज़ें होती रहेगी। आप लोग सतर्क रहेगा और कांग्रेस पे जरूर नजर रखिएगा। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जितने इनके मीडिया में लोग हैं, जितने ये बाहर उसमें लिखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये तो इनके खरीदे हुए हैं। तो बड़ा चैतन्य होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, विवेक से काम लेने की जरूरत है। इनके फालतू फर्जी के जो ये जो वातावरण बनाते हैं, इससे बच के रहना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा।